Assalamu alaikum, my dear students. I hope that you all are well. So today we will discuss about the another topic in which we have to discuss about another मुफस्सरीन और एग्जीजीट जिनका नाम क्या है अबुल कलाम आज़ाद है और इनकी एक तफसीर के बारे में यानी कि इन्होंने भी एक वर्क दी है, एक कंट्रीब्यूट किया है, एक तफसीर लिखा है कुरान का जिसका नाम क्या है तर्जुमानुल कुरान। बट फर्स्ट मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि ये अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, ये एक प्रोमिनेंट इंडियन स्कॉलर थे यानी कि फ्रीडम फाइटर भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। इंडियन मीन्स कि ये बाद में यहाँ पर आए थे, बट फर्स्ट इनकी बर्थ किसी और जगह पर हुई थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक रिनाउड यानी कि प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट इसलिए थे यानी कि इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशंस की थी इस्लामिक स्कॉलरशिप में, और इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। ये 1888 में मक्का में पैदा हुए थे और उसके बाद क्या किया, इन्होंने मूव किया टुवर्ड्स इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंकर भी थे यानी कि इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे, प्रोमिनेंट थिंकर थे, और ये फ्लुएंट थे यानी कि ये इनकी महारत थी मल्टीपल लैंग्वेज में, और ये डीपली रूटेड थे इस्लाम एंड मॉडर्न नॉलेज में यानी कि इनके पास इस्लामिक नॉलेज भी थी, इस्लाम को भी ये अच्छे से परखते थे, इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग थी इस्लामिक नॉलेज में, और मॉडर्न नॉलेज में भी इनका अच्छा हाथ था यानी कि ये मॉडर्न नॉलेज जो कि हमारे पास आज है जैसे इकॉनमी, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इन चीज़ों में भी इनका अच्छा हाथ था यानी कि अच्छे से इनको जानते थे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। इसके अलावा इनकी जो एक डिस्टिंग्विश्ड मीन्स कि एक प्रोमिनेंट वर्क है वो कुरानिक एक्जिजीसिस पर है, और जिसका नाम क्या है तर्जुमानुल कुरान यानी कि इंटरप्रेटर ऑफ द कुरान। ये तफसीर जो है ये क्लेम करता है यानी कि इट इज़ एक्लेम्ड मीन्स कि इस चीज़ ये क्लेम करता है, इस चीज़ में हमें देखने को मिलता है कि कंटेम्परेरी रेलिवेंस एंड इट एफर्ट्स टू ब्रिज ट्रेडिशनल इस्लामिक थॉट विथ मॉडर्न आइडियाज़। किस तरह से कौन कौन से अप्रोच काम आए हैं, कौन कौन से अप्रोच काम लिए हैं, क्या करने के लिए, ब्रिज करने के लिए, वो गैप पूरी करने के लिए, इस्लामिक थॉट को मॉडर्न आइडिया से जोड़ने के लिए। ये उर्दू में भी रिटन है यानी कि ये उर्दू में हाँ मयसर है, इनकी इसकी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है। इसके अलावा इसकी जो एम है, इस तफसीर की एम क्या है कि कॉमन पीपल जो है वो अच्छे से पढ़ सके इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को यानी कि दुनिया को अच्छे से समझ सके। बस आप इतना समझ लो, आप यही याद रखो कि इस तफसीर में यही है कि किस तरह से एक कॉमन पर्सन अच्छे से दुनिया को समझ सकता है। इसके अलावा इसकी जो मेथडोलॉजी है उसमें एम्फेसाइज किया गया है कुरानिक यूनिवर्सल मैसेज यानी कि कुरान में पूरी यूनिवर्स के लिए क्या मैसेज है, कुरान क्या डेडिकेट करता है कि पूरी दुनिया क्या है, ये ख़त्म होने वाली है। एडवोकेटिंग फॉर रैशनल एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान यार ऑफ वर्ल्ड मीन्स कि हमें यही देखने को मिलता है कि किस तरह से कुरान में क्या कहा गया है दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। इसके अलावा ही इंटीग्रेट्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, लिंग्विस्टिक नॉन्सेस एंड मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ इन हिज इंटरप्रिटेशन मीन्स कि जो इन्होंने कुरान को इंटरप्रेट किया है, इसका तफसीर जो लिखा है उसमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यानी कि हिस्ट्री के कुछ ऐसे इवेंट्स, लिंग्विस्टिक नॉन्सेस यानी कि लैंग्वेज का इस्तेमाल, और मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्होंने कुरान का तफसीर लिखा है, जिससे क्या होता है कि प्रोवाइडिंग इंसाइट्स दैट रेजोनेट विथ कंटेम्प्रेरी रीडर्स मीन्स कि जिससे एक रीडर को कंटेम्प्रेरी यानी कि प्रेजेंट टाइम के रीडर को या तब से लेकर आज तक यानी कि जितने भी रीडर्स थे उनको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिल सके कुरान की। आज़ाद स्ट्रेट्स द एथिकल एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ द कुरान, हाईलाइटिंग इट्स गाइडेंस ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स मीन्स कि कुरान में जो ऑलरेडी मैसेज दी गई है इक्वालिटी, इक्विटी, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस के बारे में, इन्होंने उसी का खुलासा लिखा यानी कि उसी को थोड़ा सा उसकी नॉलेज यानी कि उसको ब्रॉडली एक्सप्लेन किया। इसके अलावा तर्जुमानुल कुरान इज स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स यानी कि ये भी उसी तरह, इसका फॉर्मेट भी उसी तरह है जिस तरह का कुरान का फॉर्मेट है यानी कि जैसे कुरान में कोई पहली वर्स है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, या कुरान में पहला चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स है उन्हीं के अकॉर्डेंस इस तफसीर को भी, इसका भी फॉर्मेट बनाया गया है यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले चैप्टर में एक चैप्टर का तफसीर लिखा गया और इनकी ये जो इनका तफसीर है उसमें दूसरे चैप्टर में किसी तीसरे चौथे कुरान का जो चैप्टर है उसका तफसीर लिखा गया हो, नहीं, बल्कि
एक प्रॉपर ऑर्डर में उसका तफसीर लिखा गया हो। इसके अलावा इनका ये जो तफसीर है वो पर्टिकुलरली नोटेड फॉर इट इज एम्फेसाइजेस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ तौहीद, मीन्स ये तौहीद भी एक यानी कि इसका जो मेन बेस है वो यही है कि वननेस ऑफ गॉड, मीन्स कि हम तौहीद पर अमल करें। इसके अलावा मॉरल एंड एथिकल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम पर भी हम थोड़ा सा होल्ड रखें, यानी कि ये बातें भी इसमें बताई गई है। एंड इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन, मीन्स कि हमारी यानी कि इम्पोर्टेंस यानी कि क्या अहमियत है इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन में, यानी कि हमें हमारे पास हमें ये जानने की यानी कि इंसान जो है उसको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे स्पिरिट हमारे सोल की क्या इम्पोर्टेंस है और हमारा जो फिज़िक है यानी कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हम किस तरह से अपने अंदरून और बैरून को किस तरह से हम साफ़ रख सकते हैं, पाक रख सकते हैं। इसके अलावा इनकी वर्क्स जो है यानी कि इनकी ये जो वर्क है ये तफसीर जो है रिफ्लेक्ट करती है फॉर इट इज़ कमिटमेंट टू इंटरफेयर डायलॉग एंड यूनिटी, मीन्स कि इस तफसीर में हमें यूनिटी के बारे में देखने को मिलता है। हम इसमें यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं और इन्होंने बिलीव किया था क्या कि जो कुरानिक मैसेज है वाज यूनिवर्सल एंड कुड serve as a foundation of harmony among different religious communities. This perspective is evident in inclusive and humanistic approach to Quranic interpretation. Means कि इनका मानना ये था कि ये जो कुरान में जो मैसेज है वो यूनिवर्सल है, यानी कि हर एक इंसान के लिए है, एंड कुड सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ हारमोनी एमंग डिफरेंट, यानी कि ये एक यानी कि अच्छी चीज़ जैसे हम बोल सकते हैं कि जो मैसेज है लोगों की बहबूदी के लिए यानी कि लोगों की अच्छाई के लिए एक ज़रिया बन सकती है, वेदर वो मुस्लिम हो या हिंदू है, यानी कि अमंग डिफरेंट रिलीजन्स। अपार्ट ऑफ दिस स्कॉलरली कंट्रीब्यूशंस इन्होंने क्या किया है कि अबुल कलाम आज़ाद ने प्ले ए पाइवोटल रोल इन इंडिया स्ट्रगल, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पहले ही कि इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनकी कंट्रीब्यूशन रही है। एज अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी, ही चैम्पियनड द कॉज ऑफ फ्रीडम एंड एजुकेशन। He was the first Minister of Education in independent India, laying the groundwork for the country's educational policies and institutions. यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी दिलाने में इनका अहम हाथ रहा है। इन्होंने इंडिया में एजुकेशन को बढ़ावा दिया, एजुकेशन पॉलिसीज़ को इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया, और ये फर्स्ट मिनिस्टर थे किसके, एजुकेशन के, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि इंडिया को जब आज़ादी मिली तो उसके बाद ये फर्स्ट इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो ओवरऑल इन्होंने नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ इस्लामिक बट आल्सो यानी कि इस्लामिक फील्ड में ही नहीं बट इन्होंने जो इंडिया की इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट या आज़ादी दिलाने में भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ये एक प्रोमिनेंट इंडियन इस्लामिक स्कॉलर है। फर्स्ट ये कहाँ पर पैदा हुए, मक्का में, बट उसके बाद इन्होंने मूव किया टुवर्ड्स इंडिया और यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये सारा जो डिस्कशन था किसके बारे में था, अबुल कलाम आज़ाद और इनका जो तफसीर है तर्जुमानुल कुरान उसके बारे में। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कहीं पर कोई कन्फ्यूजन रहा हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो या कोई पॉइंट आपके सर से ऊपर चला गया, आप हमें बताइए, हम आपको वो क्लियर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।